अरे भाभी कहाँ हो? देखो ना ये साड़ी मुझ पर कैसी लगेगी। अरे ननन जी, आप तो कोई भी रंग पहनो आप पर सब जचता है। और शादी के बाद एक नई नवेली दुल्हन के रूप में आप इस साड़ी में बेहद खूबसूरत लगेंगी। भाभी, अब मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मैं शादी के बाद रोहन के घर में कैसे मैसेज कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने तो आज तक रोहन के साथ ही टाइम स्पेंड किया है। उसकी फैमिली एक लव मैरिज वाली दुल्हन को एक्सेप्ट करेंगी? अरे ननन जी, आप तो खामखा ही डर रही हो। क्या मैंने आपके भैया से लव मैरिज नहीं की? आप लोगों ने मुझे कितने अच्छे से अपना लिया है। वैसे ही रोहन की फैमिली भी अच्छी होगी और आप हमेशा खुश रहोगी। आज दिव्या की शादी उसके पसंद के लड़के रोहन से होनी है, लेकिन हर लड़की की तरह उसके मन में कुछ सवाल है। उन्हीं सवालों के साथ दिव्या रोहन के साथ शादी करके उसके घर आ जाती है। हाँ बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। भैया, आप इनसे ही शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। जितना कुछ आपने इनके बारे में बताया था, ऐसा तो कुछ खास मुझे नजर नहीं आया। चलो ठीक है, वैसे भी आपकी पसंद है। अनामिका की ऐसी बात सुनकर दिव्या को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है। उसके बाद अगली सुबह दिव्या जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बनाती है। तभी अनामिका किचन में आती है। और भाभी, नाश्ते में क्या बना रही हो? मैंने मीठे में गाजर का हलवा और नाश्ते के लिए आलू के पराठे बनाए हैं। लेकिन भैया को तो पनीर सैंडविच विद ब्लैक पेपर स्प्रिंकल ही सबसे ज्यादा पसंद है। अक्सर वो माँ से वही बनवाया करते थे। ठीक है दीदी, मैं उनके लिए वही बना देती हूँ। दिव्या बेशक ही शहर में पली बढ़ी थी, लेकिन उसने अपने घर वालों से एक अच्छी परवरिश पाई थी। दिव्या बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ काफी संस्कारी भी थी, और शायद इसी वजह से रोहन को दिव्या से एक ही नजर में प्यार हो गया था। लेकिन दिव्या के ससुराल में शायद अनामिका को दिव्या पसंद नहीं आई थी। ऐसे ही अनामिका के कहने पर दिव्या अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता लेकर आती है और रोहन को सैंडविच विथ ब्लैक स्प्रिंकलर परोसती है। अरे वाह दिव्या, सैंडविच! ये तो कब से खाने का मेरा मन कर रहा था। थैंक यू सो मच। ये कहकर रोहन सैंडविच खाने लगता है, लेकिन उसके सैंडविच खाते ही रोहन को जोर जोर से छींकें आती है। आच्छू! आच्छू! ये देखकर दिव्या की सास अनुपमा काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा तुझे? अभी तो तू अच्छा खासा था, अचानक तुझे ऐसा क्या हुआ? बहू, इसमें तूने क्या आच्छू! डाला है जो मेरे बेटे को इतनी आच्छू! जोर जोर की छींकें आ रही है? कहीं तूने इसमें काली मिर्च तो आच्छू! नहीं डाल दी? हाँ माँ जी, डाली है। वो आच्छू! ये वो क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है क्या कि मेरे बेटे को काली मिर्च से एलर्जी है? अब खड़ी खड़ी सबकी आच्छू! शक्ल क्या देख रही है? जाकर डॉक्टर को फोन करके बुला। कुछ देर बाद डॉक्टर घर पर आता है और रोहन को दवा देकर चला जाता है। माँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने भाभी को बता दिया था कि भैया को काली मिर्च से एलर्जी है। पता नहीं फिर भी भाभी ने ऐसा क्यों किया। क्यों री, तुझे क्या जरूरत थी काली मिर्च डालने की, जबकि अनामिका ने तुझे मना ही किया था। देख रही है मेरे बेटे को छींककर कितना बुरा हाल हो गया है। लेकिन माँ जी, मुझे तो अनामिका दीदी ने ही काली मिर्च डालने को बोला था। अनामिका दीदी, आप माँ जी के सामने झूठ क्यों बोल रही हैं? बताइए ना कि सच क्या है। हे भगवान, देखा माँ, कैसे भाभी मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रही है। भला मैं ये जानते हुए क्यों बोलूंगी कि भैया के नाश्ते में काली मिर्च डाल देना? भाभी ने तो आते ही मुझे झूठा साबित कर दिया। बहू, तुझे ऐसे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? तेरे को आए हुए 4 दिन नहीं हुए और तूने आते ही अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया। दिव्या बहू, मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? दिव्या बेचारी ऐसे ही चुप रहती है और अपनी सास और नंद की सारी बातें चुपचाप सुन लेती है। ऐसे ही समय बीतता है जहाँ घमंडी नंद अपनी संस्कारी भाभी को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वो हर वक्त कुछ न कुछ गलतियां करती और सभी गलतियों का जिम्मेदार दिव्या को ठहरा देती। ऐसे ही एक रोज की बात है, अनामिका अपने कमरे में कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है, जहाँ वो अपने ड्रेस को देखकर कहती है, आज भाभी को परेशान करने का और माँ से डांट खिलवाने का एक और मौका मुझे मिल गया।
ये कहकर अनामिका किचन में जाती है और केचप का बोतल उठाकर अपने कमरे में लाती है और अपने ड्रेस पर डालकर उस बोतल को छिपा देती है और जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाते हुए रोती है। माँ, कहाँ हो माँ? देखो ना, भाभी ने मेरे ड्रेस के साथ क्या किया। अरे क्या हुआ अनामिका, क्यों तू अपना गला फाड़ रही है और ये तू रो क्यों रही है? माँ देखो ना, भाभी ने मेरे ड्रेस के साथ क्या किया है। मेरे पूरे ड्रेस को उन्होंने गंदा करके मेरे बेडरूम में रख दिया। क्या दिव्या बहू ने ऐसा किया? रुक, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। दिव्या बहू, दिव्या बहू, कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? माँ जी की बच्ची, ये तूने क्या किया है अनामिका के ड्रेस के साथ? जरा ये देख, तुझे इसके कपड़े नहीं धोने थे तो साफ साफ बता देती, लेकिन तूने इसके कपड़े को खराब क्यों किया? लेकिन माँ जी, मैंने तो अनामिका दीदी के कपड़े अच्छे से धो के बकायदा इस्त्री करके उनके अलमारी में रख दिया था। मैं सच बोल रही हूँ माँ जी, मैंने ये सब नहीं किया। अच्छा भाभी, यानी आप ये कहना चाहती है कि ये कपड़े मैंने खुद से ही खराब कर लिए? यानी मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं दीदी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रही थी कि मैंने आपके कपड़े अच्छे से धोए थे और मैंने ये खराब नहीं किए हैं। देख बहू, तेरा बहुत हो रहा है, तू हर काम खराब कर दे रही है। तेरा किसी भी काम में ध्यान नहीं रह रहा। आइंदा ऐसा हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखियो। ऐसे ही और वक्त बीतता है। एक रोज अनुपमा और रोहन डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। वहीं अनामिका अपने खुराफाती दिमाग लेकर नाश्ते के टेबल पर बैठती है और बोलती है, दिव्या भाभी, मुझे भी चाय दे दीजिए। बस अभी लाई दीदी। ऐसा कहकर दिव्या अनामिका के लिए चाय नाश्ते की टेबल पर रख देती है, जहां अनामिका अपने हाथ से उस चाय में चुपके से छिपकली डाल देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, भैया, देखिए ना, मेरी चाय में छिपकली है। दिव्या भाभी, मैं तो आपकी इकलौती नंद हूँ, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही? आपने तो मुझे सीधे परलोक भेजने का ठान रखा है। दीदी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैंने तो चाय को अच्छे से बनाया था और छाना भी था, फिर ये छिपकली कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता। देख रोहन, मैं तुझे पहले ही बता दे रही हूँ, अगर आप और कुछ गड़बड़ किया दिव्या बहू ने तो तू इसे अपने मायके छोड़ आएगा। पर माँ जी, मैं अब किसी का कुछ नहीं सुनूंगी। ऐसा कहकर अनुपमा वहां से चली जाती है। वहीं दिव्या रोते रह जाती है, जहां रोहन उसे संभालता है और वहीं अनामिका अपने कमरे में चली जाती है और अपने अगले कदम के बारे में सोचती है। मैं इस संस्कारी भाभी को इस घर से भगा कर ही रहूंगी, चाहे अब मुझे कुछ भी करना पड़े। अनामिका अपने अगले कदम के बारे में सोच ही रही होती है कि वहीं रोहन को अपने बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना होता है, जिसका अनामिका फायदा उठाती है। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चोर हमारे घर आ गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ग्लास टूटने की आवाज भी सुनाई दी। चल चल देखते हैं। माँ, हॉल में तो कोई नहीं है, लग रहा है भाभी के कमरे में कोई है। चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही अनामिका और अनुपमा दिव्या के दरवाजे की तरफ जाते हैं तो वहां से एक आदमी भागता हुआ उनके घर के बाहर चला जाता है। दिव्या बहू, कौन था वो आदमी? माँ, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? इतनी रात को भला कोई शरीफ आदमी तो आएगा नहीं, या तो चोर या फिर कहे तो इनका आशिक ही होगा। अब भला कोई चोर होता तो सामान चोरी करके जाता, लेकिन नहीं, वो तो भाभी के कमरे में रंगरलियां मनाने आया था। ननन जी, आप ये क्या कह रही हैं? तो आप ही बता दीजिए कि वो आदमी कौन था। माँ जी, अनामिका दीदी, मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था। बस भाभी, बहुत हुआ, बंद करिए अपनी संस्कारी बहू का ढोंग करना और निकाल फेंकिए शराफत का चोला। हाँ, अनामिका बिल्कुल सही कह रही है, निकल जा मेरे घर से। अभी अनुपमा ने ये सब कहा ही था कि वहाँ रोहन उस आदमी को पकड़कर अपने साथ लाता है और वहाँ अपनी बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। रोहन, ये तू क्या कर रहा है? तुझे मारना ही है तो अपनी बीवी को मार। देख उसने तेरे पीठ पीछे क्या किया है। माँ, इसमें दिव्या की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती सिर्फ और सिर्फ अनामिका की है।
आज जब अनामिका इस आदमी से बात कर रही थी तब मैंने सुन लिया था और इसलिए ही मैंने दूसरे शहर जाने का झूठ बोला था। अनामिका, तू बताएगी या मैं बताऊं अम्मा को? हाँ हाँ, ये सब मैंने ही किया है। और जब से भाभी इस घर में आई है उनके सारे काम मैंने ही खराब किए हैं। और आज ये आदमी मेरे ही कहने पर यहाँ आया था ताकि मैं भाभी का एक और अफेयर साबित करके यहाँ से निकाल सकूं। दीदी, आप ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ? क्यों इस हद तक गिर गई कि आप मेरी इज्जत के ऊपर कीचड़ उछालने तक के लिए तैयार हो गई? क्योंकि आपकी और भैया की लव मैरिज हुई है। मैं भी एक लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जब मैंने माँ और भैया को अपने प्यार के बारे में बताया तो उन्होंने हमारी शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन आप दोनों की शादी के लिए ये दोनों झट से मान गए। आखिर क्यों? क्या मैंने झूठा प्यार किया था? लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया उसे करके मुझे बहुत ही सुकून मिला। इसके बाद दिव्या सबसे कहती है, माँ जी, रोहन जी, आपने दीदी के साथ ठीक नहीं किया। अगर दीदी किसी को पसंद करती है तो इसमें गलत क्या है? प्यार तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। फिर प्यार करने वालों से ऐसी नफरत क्यों? मेरे कहने पर आप इस लड़के से मिल लीजिए और दोनों की शादी की बात आगे बढ़ाइए। अपनी भाभी की बात सुनकर अनामिका को अपने किए पर काफी पछतावा होता है और वो अपने किए के लिए अपनी भाभी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपके साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा। दिव्या अनामिका को माफ कर देती है और उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद अनुपमा और रोहन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी दिव्या से माफी मांगते हैं। ऐसे ही थोड़े समय बाद अनामिका की शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा देते हैं। फाइनली हमारे सारे एग्जाम्स खत्म हो गए। चलो इस खुशी में कहीं पार्टी करने चलते हैं। पारुल और शालिनी और प्रिया अपने एग्जाम खत्म होने की खुशी में एक रेस्टोरेंट में जाती हैं। वेटर, 3 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगा दीजिए। अरे यार, हद होती है, रेस्टोरेंट में आकर भी तुझे छोले भटूरे ही खाना है। वैसे भी तू पूरा दिन तो छोले भटूरे ही खाती रहती है। क्या करूं यार, अब मुझे छोले भटूरे पसंद ही इतने हैं। आई लव छोले भटूरे, ये तो मेरी जान है। पारुल बचपन से ही छोले भटूरे खाने की बहुत ज्यादा शौकीन थी। उसे हर खुशी के मौके पर छोले भटूरे खाना काफी ज्यादा पसंद था। ऐसे ही समय गुजरता है और पारुल के माता पिता पारुल का रिश्ता एक बड़े से परिवार में तय कर देते हैं। आखिरकार पारुल शादी कर अपने ससुराल आ जाती है और आज पारुल की ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। आज मैं अपने ससुराल वालों को अपने हाथ के गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। पारुल जैसे ही पहली रसोई की रस्म के लिए छोले भटूरे बनाने के लिए किचन में जाती है कि तभी पारुल की सास माधवी आ जाती है। अरे पारुल बहू, आज तो तेरी पहली रसोई की रस्म थी ना? एक काम कर, अपनी पहली रसोई की रस्म में हम सभी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बना दे। हम सभी को छोले भटूरे खाना काफी ज्यादा पसंद है। अरे माँ जी, मैं तो छोले भटूरे ही बनाने जा रही थी। वो क्या है ना, आप लोगों की तरह मुझे भी छोले भटूरे खाना बहुत ज्यादा पसंद है। पारुल को यह जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि उसकी तरह उसके ससुराल वाले भी छोले भटूरे खाने की काफी ज्यादा शौकीन है। लेकिन आखिरकार पारुल की यह खुशी कब तक रहने वाली थी, इसे जानने के लिए हमें स्टोरी में आगे बढ़ना होगा। पारुल किचन में जाती है और अब छोले भटूरे बनाने की तैयारी करने लगती है। पारुल का ससुराल काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए उसे सबके हिसाब से 4-4 छोले भटूरे बनाने पड़ते हैं, जिससे आखिरकार में पारुल तकरीबन 1000 भटूरे बनाकर तैयार कर देती है। पारुल के हाथ के छोले भटूरे उसके ससुराल वालों को बेहद ही पसंद आते हैं। पारुल बहू, तुमने तो बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे बनाए हैं। ऐसे छोले भटूरे तो गीता बहू भी नहीं बनाती है। हाँ भाभी, बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे बनाए हैं आपने। अपने ससुराल वालों के मुंह से अपने छोले भटूरे की तारीफ सुन पारुल काफी ज्यादा खुश होने लगती है। लेकिन पारुल इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि यही खुशी आगे चलकर उसके रोने का कारण बनेगी। पारुल, ये तुम पुलाव क्यों बना रही हो? भाभी, रात के खाने के लिए वो क्या है ना, छोले भटूरे की तरह मैं पुलाव भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती हूँ। शायद पारुल तुम्हें किसी ने बताया नहीं, हमारे घर में ज्यादातर
हम लोग छोले भटूरे ही खाते हैं, इसलिए अब रात के खाने में भी तुम्हें छोले भटूरे ही बनाने होंगे। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर पारुल को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन पारुल ज्यादा न सोचते हुए अपने ससुराल वालों के लिए फिर से 1000 भटूरे और पतीला भर के छोले तैयार करती है। 2-3 दिन तो लगातार पारुल आराम से 1000 भटूरे बना देती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं तो धीरे धीरे पारुल को हर रोज पतीला भर के छोले और 1000 भटूरे बनाने में परेशानी आने लगती है। 1 हफ्ता हो गया है जब से ससुराल में आई हूँ, तब से सबको बस छोले भटूरे ही बनाकर खिलाई जा रही हूँ। ऊपर से 10-20 भटूरे नहीं, गिनकर 1000 भटूरे बनाने पड़ते हैं। इन 1000 भटूरों को बेल बेल कर तो मेरे हाथों में दर्द ही शुरू हो गया है। जहाँ पारुल को शुरू से ही छोले भटूरे बनाना और खाना काफी ज्यादा पसंद था, और अब उसी पारुल को धीरे धीरे छोले भटूरे से नफरत होने लगती है। इतने दिन हो गए मुझे छोले भटूरे बनाते बनाते, इन्हें देख देख कर तो अब मेरा मन ही उबने लग गया है। लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो हर रोज छोले भटूरे खाने हैं। ये छोले भटूरे खा खा कर थकते ही नहीं है। एक काम करती हूँ, आज सबके लिए छोले भटूरे के बजाय शाही पनीर और नान बना देती हूँ। पारुल ऐसे ही करती है, अपने ससुराल वालों के लिए ढेर सारे गर्मा गर्म नान और शाही पनीर तैयार कर देती है, यह सोचकर कि उसके ससुराल वालों को यह सब बहुत पसंद आएगा। लेकिन जैसे ही पारुल के ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर छोले भटूरे न देखकर शाही पनीर और नान देखते हैं तो काफी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। भाभी, जब आप जानती हो कि हम सब लोग सिर्फ छोले भटूरे ही खाते हैं, तो आपने शाही पनीर और नान क्यों बनाई? हम सबको इतनी जोर की भूख लगी है और तूने ये शाही पनीर और नान बनाकर हमारी सारी भूख मार दी। अब तू ही खा ये। उस रात पारुल के ससुराल वाले बिना खाना खाए ही सो जाते हैं, जिसे देखकर पारुल को न चाहते हुए भी अगले दिन से फिर से अपने ससुराल वालों के लिए 1000 भटूरे बनाने पड़ते हैं। पारुल जब से अपने ससुराल आई थी तो हर रोज अपने ससुराल वालों को 1000 भटूरे खिला खिलाकर यह नोटिस करने लगी थी कि उसके ससुराल वालों का धीरे धीरे अब वजन बढ़ने लगा है। भाभी, जब मैं अपने ससुराल आई थी तब यह वाला ब्लाउज आपको बिल्कुल ठीक आता था, लेकिन 1 महीने में यह ब्लाउज आपको कितना फिट हो गया है। और मैं एक बात कहूँ भाभी, आप ना ये छोले भटूरे खाना छोड़ दीजिए, वरना आपका वजन ना और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे नहीं पारुल, मैं तो पहले से ही इतनी मोटी थी, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और तुम ना ये बात बात पर छोले भटूरे नहीं बनाने वाली बात को ना मत ही किया करो। पारुल अपनी जेठानी, ननद, पति, देवर और घर के बाकी मेंबर्स को भटूरे खाने के नुकसान के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर गौर नहीं करता। वहीं पारुल के सास और ससुर को तो शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पारुल के सास ससुर अपने छोले भटूरे खाने की आदत को नहीं छोड़ते हैं। अरे ये क्या, छोले भटूरे बनाते बनाते तो कच्चे छोले खत्म ही हो गए हैं। इसका मतलब आज मुझे किसी के लिए भी 1000 भटूरे नहीं बनाने होंगे। अरे पारुल बहू, ये खुद से क्या बातें कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो आज ना घर में छोले भटूरे नहीं बन पाएंगे। वो क्या है ना, सारे के सारे छोले खत्म हो गए और अब तक तो राशन की दुकान भी बंद हो गई होगी, इसलिए सोच रही थी कि क्या बनाऊं। अरे छोले ही तो खत्म हुए हैं, भटूरे बनाने के लिए मैदा थोड़ा खत्म हुआ है। एक काम कर तू, चल आज तू आलू की सूखी सब्जी और साथ में सबके लिए भटूरे बना दे। लेकिन माँ जी, आलू की सब्जी के साथ भटूरे कौन खाता है? हम खाते हैं बहू। इतने दिन में तो तुझे पता चल ही गया होगा कि हम सब लोग भटूरे के कितने शौकीन हैं। चल अब जल्दी से जाकर आलू काट कर आलू की सूखी सब्जी बना ले और भटूरे बना ले। सभी को ना बेटा बहुत ज्यादा भूख लगी है। हर रोज ससुराल वालों के लिए 1000 भटूरे बनाकर पारुल की हालत भी अब भटूरे जैसी ही हो चुकी थी। ऐसे ही समय गुजरता है। अब पारुल हमेशा हमेशा के लिए छोले भटूरे खाना छोड़ देती है और हमेशा रोटी सब्जी ही खाती है। लेकिन पारुल के ससुराल वाले अपने भटूरे खाने की आदत को नहीं छोड़ते। हर रोज की तरह सभी लोग पारुल के हाथ के छोले भटूरे खा रहे होते हैं कि तभी अचानक मोहन के सीने में दर्द होने लगता है। क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो है ना?
सभी लोग मोहन को जल्दी से नजदीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां सभी डॉक्टर मिलकर मोहन का काफी देर तक ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर जैसे ही ट्रीटमेंट रूम से बाहर आते हैं, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर, मेरे ससुर जी ठीक तो है ना? इनका शुगर लेवल पहले से ही इतना बढ़ा हुआ था और ऊपर से ये इतनी ऑयली चीजें खा रहे थे। क्या आप लोगों ने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया? हाँ, आप जानती भी हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बढ़ चुका है। उन्हें मिनी हार्ट अटैक आया था। अच्छा हुआ कि आप उन्हें समय से अस्पताल ले आए। अगर थोड़ी भी देरी होती तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठते। उन्हें कम से कम 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा और उसके बाद आप लोग उनके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना, वरना आगे चलकर उनकी जान को काफी बड़ा खतरा हो सकता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? आखिरकार ये सब क्या हो गया भगवान? माँ जी, यह सब आप लोगों की रोज रोज 1000 छोले भटूरे खाने की वजह से हुआ है। मैं आप सभी को समझाती रही कि हर रोज इतने भटूरे खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। सब लोगों ने मेरी बात को अनसुना किया। आप देखो ना माँ जी, क्या हो गया ये? हम सब तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हमें माफ कर दो पारुल, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मोहन की हालत को देखकर आखिरकार घर के सभी लोगों को उनकी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद अब सभी लोग अपने 1000 भटूरे खाने वाली आदत को छोड़ देते हैं और हर रोज कम तेल मसाले वाला खाना ही खाते हैं, जिससे अब इन सब की सेहत अच्छी होने लगी थी और पारुल को भी हर रोज अपने ससुराल वालों के लिए 1000 भटूरे बनाने के काम से फुर्सत मिल जाती है।